नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके चैनल विपुल एजुकेशन में। आज हम लाए हैं आरबीएसई 2020 कक्षा 12 मनोविज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले भी हमने मनोविज्ञान का एक वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर आप उसको देख सकते हैं। और आज जो ये है प्रश्न है, इनके साथ आपको उत्तर भी मिलेंगे और ये हर पार्ट से दो दो लघुतरात्मक प्रश्न लिए गए हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन हेतु किन्हीं 4 परीक्षणों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, अलग अलग बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि को मापा जाता है, जिसमें से कुछ परीक्षणों का स्वरूप तो शाब्दिक होता है, यानी शब्दों द्वारा, अर्थात जिनमें एकांशों निर्देश में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे भी है जिनमें लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता, जिसे अशाब्दिक कहते हैं। इनके अंतर्गत दिए गए वस्तुओं को परिचालित करके कुछ विशेष डिजाइन यानी आकृतियाँ बनाई जाती है, जिनके आधार पर व्यक्ति बुद्धि की पहचान करते हैं। बुद्धि मापने में अधिकतर उपयोग किए जाने वाले 4 परीक्षण निम्न है। एक तो बिन्नी परीक्षण है, साइमन बिन्नी परीक्षण, एक रेबेन प्रोग्रेसिव मेट्रिसिजन है, एक केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण है और एक है बच्चों के लिए निर्मित कोफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की विशेषताएं बताइए, यानी बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं। तो विशेषताएं, एक तो बुद्धि सार्वभौमिक योग्यता है। दूसरा, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में निरीक्षण की सामर्थ्य आ जाती है। तीसरा, किशोरावस्था तक लगभग बालकों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। चौथा, लिंग भेद के अनुसार बुद्धि में किसी प्रकार का अंत नहीं होता। पांचवा, बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। छठा, बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। सातवां, बुद्धि सीखने की योग्यता या क्षमता है। अगला प्रश्न है, टीएटी में प्रोज्य से क्या कार्य करता है। तो टीएटी जो परीक्षण है उसमें कथनांक संप्रत्य परीक्षण भी कहा जाता है। यह परीक्षण मॉर्गन और मोरे द्वारा विकसित किया गया। इसमें काली और सफ़ेद रंग के चित्र वाले 30 कार्ड होते हैं, एक कार्ड खाली होता है। प्रोज्य के लिए 20 कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। इन कार्डों पर कुछ चित्र छपे होते हैं, एक एक करके इन कार्डों को प्रोज्य के सामने पेश किया जाता है। प्रोज्य को उसमें छपे चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है। इसके लिए उसके कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं, जैसे इस चित्र में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, चित्र में प्रस्तुत विभिन्न पात्र क्या सोच रहे हैं, अनुभव करें। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर प्रोज्य कहानी लिखता है और उत्तर के आधार पर जो प्रोज्य की प्रेक्षण करता है वो प्रोज्य का अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। प्रोज्य में उपलब्ध अभिप्रेरणा है या शक्ति की अभिप्रेरणा है आदि। इसलिए इस परीक्षण का प्रयोग भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के लिए इस परीक्षण का अनुकूलन किया जाए। यह परीक्षण चाइल्ड एप्रेशन परीक्षण यानी कैट भी कहा जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण में एकांशों के उदाहरण लिखिए। तो देखिए, वाक्य पूर्ति परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों को प्रोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रोज्य इन वाक्यों को पूर्ण करना होता है, जैसे मेरे पिता, मुझे हमेशा चिंता, मेरे जीवन में मुझे सबसे अधिक भय, मुझे सबसे सर्वाधिक प्रेम, उन्होंने सदैव मेरी, उस परिवार में मेरे घर के सदस्य हैं। अर्थात उपयुक्त वर्णित प्रक्षेपी तकनीक के अलावा भी अन्य प्रक्षेपी तकनीक भी काम में ली जाती है। इस प्रकार से वाक्य पूर्ति परीक्षण जो कि एक प्रक्षेपी तकनीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार एवं उसकी मानसिक स्थिति को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्नआउट किसे कहते हैं। तो बर्नआउट देखो, प्रतिरक्षण तंत्र शरीर के भीतर व बाहर से प्रवेश करने वाले जीवाणु तथा वायरस द्वारा हमारे शरीर की रक्षा करता है। और प्रतिरक्षण तंत्र में रक्त की श्वेत कणिकाएं या श्वेताणु होते हैं, जो इन बाहरी तत्वों या प्रतिजनों की पहचान कर उन्हें नष्ट करते हैं। दबाव के कारण शरीर की रक्षा तंत्र की कोशिकाएं नष्ट होती है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। व्यक्ति इनके जीवाणु विषाणु संक्रमित होने की बढ़ती है। अर्थात दबाव के निरंतर बढ़ने से व्यक्ति में मनोविज्ञान एवं संवेगात्मक स्थिति को बर्नआउट कहा जाता है। यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस अंतर बताइए। यूस्ट्रेस की धारणा है कि यूस्ट्रेस एक सकारात्मक दबाव है। यूस्ट्रेस की प्रवृत्ति व्यक्ति में सही क्रियाओं का संचालन करती है और यूस्ट्रेस व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। डिस्ट्रेस एक नकारात्मक दबाव है। यूस्ट्रेस की प्रवृत्ति में गलत या अमान्य क्रियाओं की संचार करती है। डिस्ट्रेस की धारणा व्यक्ति को ऊर्जाहीन बना देती है। सामान्य तथा असामान्य व्यवहार में अंतर बताइए। देखो, सामान्य व्यवहार है, इसे अंग्रेजी में नॉर्मल व्यवहार कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नॉर्मा से हुई, जिसका अर्थ है बढ़ई की स्केल। नॉर्मल यानी सामान्य शब्द का प्रयोग एक पैटर्न या मानक को बोधित करने के लिए किया जाता है। असामान्य यानी इसे अंग्रेजी में अबनॉर्मल कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है एव यानी दूर होना। इस शब्द का प्रयोग विचलित या भिन्न व्यवहार के लिए किया जाता है। दुश्चिंता विकार को समझाइए। चिंता से तात्पर्य भय एवं आशंका के नकारात्मक भाव से है। जब व्यक्ति में चिंता के इस भाव की मात्रा अवास्तविक तथा अतार्किक रूप से इतनी बढ़ जाती है, उससे उस व्यक्ति का सामान्य जो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, उसके साथ ही उसका व्यवहार आप अनुकूलित यानी मेलपेडेटिव हो जाता है। इसे दुश्चिंता विकार कहते हैं। इस विकार में व्यक्ति जो है मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से स्पष्ट होते हैं। मनश्चिकित्सा लक्ष्य से बताइए। तो मनश्चिकित्सा लक्ष्य पहला है, यह उपयुक्त कार्यों करने की प्रेरणा को मजबूत करता है। दूसरा, भावों की अभिव्यक्ति द्वारा सामूहिक दबावों को कम करने में मदद करता है। तीसरा, अपनी आदतों को बदलने में मदद करना। चौथा, ज्ञान प्राप्ति एवं निर्णय करने में सहायता करना। पांचवा, शारीरिक अवस्था में प्रयत्न करना। छठा, सेवार्थी के सामाजिक वातावरण को प्रभावित करना। चिकित्सा संबंध को परिभाषित कीजिए।
मनस चिकित्सा के दौरान सेवार्थी और चिकित्सा के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध विकसित होता है, जिसे चिकित्सा संबंध कहते हैं। चिकित्सा संबंध एक ऐसे संबंध होता है जिसमें चिकित्सक और सेवार्थी दोनों ये जानते हैं कि वे एकत्रित हुए हैं, उनकी अंतःक्रियाओं, नियम और लक्ष्य क्या है। मनस चिकित्सा की शुरुआत चिकित्सा अनुबंधन से होती है, जिसमें उपचार का लक्ष्य चिकित्सा की प्रवृत्ति जिसका उपयोग किया जाना संभवतः जोखिम एवं चिकित्सा एवं सेवार्थी के व्यक्तित्व जवाबदेहियों का उल्लेख होता है। अभिव्यक्ति में कौन कौन से घटक विद्यमान होते हैं? तो देखो, अभिव्यक्ति में एक तो संज्ञानात्मक अवयव है, ये उद्दीपक के प्रति व्यक्ति के विचार एवं विश्वास को अभिव्यक्त करता है। जैसे कोई लड़की खाना बनाने को लेकर सोचती है, ये कला है, तथा यह हर लड़की उसी से ये विचार भोजन बनाने के सीखने को प्रति संज्ञान को दर्शाता है। भावात्मक अवयव जैसे यह व्यक्ति के उद्दीपक के प्रति भाव या अनुभव, उनकी दिशा एवं तीव्रता व्यक्त करता है। खाना बनाने का सीखने की अनुभूति होना, भाव प्रकट करना है। तीसरा व्यवहारात्मक अवयव, ये उद्दीपक के प्रति व्यक्ति का व्यवहार एवं व्यवहार प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, अर्थात जिस प्रकार की व्यक्ति वस्तु के प्रति संज्ञान रखता है उसी का अनुभाव भी अपने संज्ञानों भाव अनुभव है। तीनों घटक एक दूसरे संबंध होते हैं, इसमें संगति पा जाते हैं। रूढ़िवादिता को परिभाषित कीजिए। पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक संगठन की अभिव्यक्ति रूढ़िवादिता के रूप में होती है, जो एक तरह की अति सामान्यकरण है। स्केड और बेकमैन के अनुसार रूढ़ि युक्त प्रतिकरण का एक अंतरंजित रूप है, जिसकी तीन विशेषताएं हैं। लोग व्यक्तियों के एक वर्ग को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचानते हैं। दूसरा, व्यक्तियों को उस वर्ग के प्रति निश्चित विशेषताओं को आरोपित करने में लोग सहमत होते हैं। तीसरा, लोग उस वर्ग के प्रति किसी विशेषताओं को आरोपित कर देते हैं। समूह निर्माण की अवस्था लिखिए। तो पहली अवस्था है निर्माण अवस्था। इस अवस्था में लोग पहली बार मिलते हैं तो लक्ष्य के संबंध में अनिश्चित होते हैं। इस अवस्था में लोग एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी झंझावात अवस्था। इस अवस्था में लोग समक्ष अनेक प्रकार की भिन्नताएं आती है, इसके मत अलग अलग पाए जाते हैं। तीसरी प्रतिमान अवस्था। इस अवस्था में द्वितीय अवस्था के बाद कुछ निर्णय लिए जाते हैं। यह प्रतिमान समूह के सदस्यों को निर्धारित करने का कार्य करती है। निष्पादन अवस्था। समूह की संरचना इस अवस्था तक विकसित हो जाती है। समापन अवस्था। इस अवस्था में समूह कार्य पूर्ण हो जाने पर, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर समूह भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, चाटुकारिता किसे कहते हैं? चाटुकारिता की प्रवृत्ति में व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की बातों में हाँ से हाँ मिलाता है, विशिष्ट व्यक्ति का गुणगान उन्हीं के समक्ष करता है। ऐसे करने से विशिष्ट व्यक्ति उन्हें पसंद करने लगता है। चाटुकारिता कर रहे व्यक्तियों की इच्छा और स्वीकार करते हैं। वैसे ये विशेषता है कि ये एक स्वार्थ पर प्रवृत्ति है। इस सामान्य भाषा में चापलूसी और जिया दूरी करना भी कहते हैं। इससे व्यक्ति मुख्यप्रस्त होते हैं। इसमें स्वहित और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शब्द परी प्लस आवरण से मिला, जिसका अर्थ चारों ओर दिखावा। हमारे चारों ओर का वातावरण परिवेश, इसमें अन्य जीवधारी स्मस्त प्राण रहते हैं, उस पर्यावरण कहते हैं। किंतु पर्यावरण का बहुत व्यापक करते हैं। पर्यावरण समस्त भौतिक, हवा, जल, मृदा, सड़क, पुल एवं जैविक, सामाजिक, परिवार, समुदाय, व्यवसाय व उद्योग आदि की व्यवस्था है, जो मानव को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। प्रदूषण के मुख्य कारण क्या बताइए? पहला, वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगड़ गया, जिससे प्रदूषण में वृद्धि हुई। दूसरा, बड़े उद्योगों से निकलने वाली अनेक गैसों से प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। तीसरा, कीट व खरपतवार को नष्ट करने के लिए फसलों पर जो रासायनिक छिड़क किए जाते हैं, उनमें से भी विषाक्त पदार्थ वायु फैल जाती है, जिससे प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। चौथा, मृत वनस्पति, जीव, जानवर या मनुष्य वायु में छोड़ देते हैं, जिनसे अनेक प्रकार रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु वायु सहानु प्रदर्शित होते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। व्यवहारिक मनोविज्ञान भी ऐसा है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, मान्यताओं और मानकों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें मानव जीवन की अधिक सुख से समृद्धि बनाया जा सकता है। मनोविज्ञान की शाखा चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय आदि विषयों कार्यों में लगी है। आधुनिक युग में व्यवहारिक मनोविज्ञान को मनोप्रौद्योगिकी नाम दिया गया। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रवृत्तियां विधियां मानव व्यवहार विभिन्न संदर्भों में समझने, व्याख्या करने, नियंत्रण तथा उसके संबंध में पूर्व कथन करने की व्यवहारिक उपयोग में लाई जाती है। स्पष्ट है कि व्यवहारिक प्रश्न ही मनोविज्ञान है। संप्रेषण मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। किसी भी कार्य में संयुक्त सक्रियता होने के लिए संप्रेषण संबंध आवश्यक है। संप्रेषण का अर्थ विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। प्राप्त करने वाला प्राप्त करना। संप्रेषण तभी सफल होगा जब संप्रेषण और प्राप्तकर्ता दोनों में सहयोगात्मक प्रक्रिया हो। संप्रेषण एक माध्यम है जिसमें विचारों का परस्पर आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के लोगों के बीच स्थापित और विकसित करने जटिल प्रक्रिया, जिसकी जड़ें संयुक्त रूप में काम करने की आवश्यकता। किसी भी सफल बनाने के लिए कोई न कोई कार्य या समुदाय सफल संयुक्त हो सकता है। कौशल किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? कौशल शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रवीणता। किसी भी कार्य करने के लिए दक्षता को कौशल की संज्ञा दी जाती है। कौशल अनेक प्रकार का होता है। सामान्य कौशल मूलतः स्वरूप के होते हैं। इसकी आवश्यकताएं सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक को होती है। प्रेषण कौशल में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति व उनके व्यवहार का परीक्षण करता है। विशिष्ट कौशल में मनोवैज्ञानिक सेवाओं के आधारभूत कौशल है। संप्रेषण कौशल व्यक्तिगत संबंधों और व्यक्तिगत प्रभावता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण कौशल मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर होता है। साक्षात्कार कौशल में साक्षात्कारता सूचना दाता आमने सामने बैठते हैं और साक्षात्कार सूचना दाता अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करता है। परामर्श कौशल एक सफल मनोवैज्ञानिक बनने में काफी महत्वपूर्ण है। विशिष्ट कौशल क्या है? विशिष्ट कौशल मनोविज्ञान सेवाओं के आधारभूत कौशल है, जिस पर नैदानिक स्थिति में कार्य करने के लिए आवश्यक है कि मनोविज्ञान चिकित्सक परख हस्तपरख की तकनीकों मनोविज्ञान मूल्यांकन परामर्श में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसी प्रकार संगठनात्मक मनोविज्ञान को शोध कौशल के अलावा
मूल्यांकन तथा सूक्ष्मीकरण परामर्श कौशल, विशिष्ट कौशल, पारंगत। विशिष्ट कौशल 4 प्रकार के, एक तो संप्रेषण कौशल जिसमें वाचन, सक्रिय श्रवण और भाषा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण कौशल, एक साक्षात्कार कौशल, एक परामर्श कौशल। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। अगर आप में से इनमें से और पिछले वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान का कल के पेपर में दिखे तो हमें कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें और अपनी तैयारी जारी रखें और कल के लिए ऑल दी बेस्ट।